हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, वो सभी ट्रेट्स यानी गुण जो बच्चे को माता पिता से विरासत के रूप में मिलते हैं उन्हें हेरिडिटी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं, अरे यह तो अपनी माँ या पापा की तरह दिखता है, तो यह आनुवंशिकता की देन है। यदि हम बायोलॉजी की टर्म में बात करें तो हर व्यक्ति की लाइफ की शुरुआत दो जर्म सेल के मिलने से होती है। जब स्पर्म ओवम से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगोट बनता है। ये जो जर्म सेल है जिनकी हमने अभी बात की, इसमें बेसिक जेनेटिक मटीरियल होता है जो बच्चे के गुणों को डिटरमाइन करता है। यह जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं वो ये तय करते हैं कि बच्चे की हाइट कैसी होगी, मतलब वो लंबा होगा या छोटा होगा, उसके बालों स्किन का कलर कैसा होगा, उसकी आंखें ब्लू होंगी या ब्लैक होंगी, ये सब चीज़ें ये तय करते हैं। अब जब हम क्रोमोसोम्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। एक इंडिविजुअल के पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो 46 होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर में से 22 को ऑटोसोम्स कहते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। यह सेक्स क्रोमोसोम बच्चे की सेक्स को डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो जानना ज़रूरी है वो यह है कि फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल पैदा होती है और जब XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्विंस की, यानी जुड़वा बच्चों की। ट्विंस दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिकल यानी एक जैसे, यानी जो एक जैसे दिखते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस को डाइजैगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। हेरिडिटी की तरह एनवायरनमेंट भी इंडिविजुअल के बिहेवियर और पर्सनैलिटी को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अब हम एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। यदि हम आम भाषा में बात करें तो वो सब कुछ जो हमारे आसपास है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। एक और जहाँ पर हेरिडिटी स्टैटिक है तो दूसरी तरफ जो एनवायरनमेंट है वो परिवर्तनशील है, यानी जो एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है। JS रॉस के अनुसार एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें प्रभावित करती है। हम इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी को शेप करता है। एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कंसेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू हो जाता है। यह वो समय है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है। इसे बच्चे का इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। इस समय माँ की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कंडीशन सभी बच्चे को प्रभावित करती हैं। बच्चे के जन्म के बाद वह नए एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है। इसे बच्चे का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें फिजिकल, सोशल, कल्चरल सभी तरह के एनवायरनमेंट शामिल हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीचर, कम्युनिटी और हमारा कल्चर सभी हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप से ही हमारी डेवलपमेंट होती है। ये दोनों हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। अब हमें पता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप किस तरह से हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, और कई बार इसे नेचर वर्सेस नर्चर के रूप में देखा जाता है और यहाँ से नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट पैदा होती है। यह जो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है यह हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो नेचर है वो आपकी हेरिडिटी है और जो नर्चर है वो एनवायरनमेंट है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन्स वर्क इन, जीन्स डैश में कार्य करते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए सिंगल, बी ग्रुप्स, सी पेयर्स, डी नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी पेयर्स। जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में
काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए ब्रेन सेल्स, बी फीमेल सेल्स, सी मेल सेल्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी मेल सेल्स। जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल सेल्स में पाए जाते हैं और एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन है ए एग्जामिनेशन, बी द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सी हेरिडिटी, डी एनवायरनमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। ऑप्शन है ए जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, बी बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, सी बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डी अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने आज पढ़ा कि जो नेचर नर्चर डिबेट है वह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।